हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे इस बैच यकीन नीट हिंदी 3.0 में। बच्चों, आज पहला सेशन है, तो अपन इसको सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नीट के पहले तक, है ना, सिलेबस कंपाइलेशन तक हमें साथ में रहना है। फिर समय रहेगा, अपन रिवाइज भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, इसी बैच में करेंगे। यूट्यूब पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हमें क्या करना होगा, अपने बैच के अंदर भी रिवीजन करना होगा। ठीक है। थोड़ा लेट हैं आप लोग, तो इसलिए सिंसियरिटी की उम्मीद आपसे ज़्यादा की जाती है कि आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होंगे और ना ही अपने टीचर को परेशान करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप डाउट पूछिए। ठीक है। वैसे भी रिकॉर्डेड बैच है, तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला लेक्चर है आज, तो मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। बाकी आने वाले जो लेक्चर होंगे कंपेरेटिवली, है ना, वो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, इस तरीके की लेंथ के होंगे। आज पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर के बाद जो भी समस्याएं आपको आए, मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, जो भी आपको लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। मेरा समझाने का तरीका ठीक नहीं है, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ मुझे बहुत टेस्टी लग रही है खाने में, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को भी लगे। क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड है, उन्होंने अलग अलग टाइप का जो टेस्ट है वो एक्वायर कर रखा है। तो अभी तक जैसे मैं जिन बैचेज में करता आया हूँ, सब कुछ बहुत, है ना, अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से। अगर किसी तरीके की संभावना होगी, गुंजाइश होगी परिवर्तन की, तो जरूर किया जाएगा। एक पॉजिटिव चेंज हमेशा जरूरी होता है समाज के आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। प्लानर के हिसाब से ही चलेंगे। पहला चैप्टर जो आपको बताया गया है, जो आपके प्लानर में होगा, कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये अपन शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, है ना, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन के आसपास का हिसाब किताब इस चैप्टर का होता है। यानी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही है कोशिका जीवन की इकाई। तो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो, किसी भी तरीके की सेल हो, उसकी जीवन की जो इकाई है वो एक कोशिका ही होती है। अगर कोशिका नहीं है तो संरचना नहीं बन पाएगी, कार्य नहीं हो पाएगा। सेल से छोटी किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो वो जो सबसे छोटी यूनिट है, वो जो मूलभूत इकाई है, उसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बारे में। परिचय, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है। परिचय के बाद हमें पढ़ना है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन, कोशिका का समग्र अवलोकन। और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका आकृति तथा आकार। कोशिका आकृति तथा आकार, यहां तक की चीजें बेटा अपने को पढ़नी है। क्या? कोशिका आकृति तथा आकार। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर आप सेल की बात करें, अगर आप कोशिका की बात करें, ठीक है ना, अगर आप कोशिका यानी कि सेल की बात करें, तो बेटा आप सब जानते हैं, ठीक है ना, अगर आप कोशिका यानी कि सेल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये क्या है। कोशिका मूलभूत इकाई है भाई जी, ठीक है ना, मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है ना, मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। आप कहेंगे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है ये, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। भाई आप सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज का निर्माण होता है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। तो कोई एक छोटी सी यूनिट हमें चाहिए होती है उस पूरी संरचना को बनाने के लिए, उस पूरी संरचना को बनाने के लिए, उस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उससे काम कराने के लिए। तो कोशिका जो है किसी भी जीवधारी के शरीर की, आप हो सकते हैं, कोई प्लांट हो सकता है, कोई दूसरा एनिमल हो सकता है, गाय भैंस बकरी हो सकता है,
आलू हो सकता है, भालू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवन हो सकता है। तो उसमें जो सबसे छोटी, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो मूलभूत इकाई है, जो संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कार्य के होने के लिए आवश्यक है, वो है क्रियात्मक इकाई। और चूंकि कोशिका जो है वो एक मूलभूत इकाई है, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यही वजह है बेटा कि जीव जो हैं आपके सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, तो आपके पास दो तरीके के जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपके पास TWO दो तरीके के जीव पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है एक कोशिक जीव। क्या होता है भाई? एक कोशिक जीव। और दूसरा होता है बहुकोशिक जीव। क्या भाई? एक होता है एक कोशिक जीव और दूसरा होता है बहुकोशिक जीव। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। एक जीव ऐसा है जो एक कोशिका का बना हुआ है, दूसरा जीव ऐसा है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बनेगा, समझ रहे हैं आप, ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बनेगा उसे कह दिया जाएगा एक कोशिक जीव, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनेगा उसे कह दिया जाएगा बहुकोशिक जीव। तो ये जो एक कोशिक जीव है ये एक कोशिका से निर्मित होगा, एक कोशिका से निर्मित, एक कोशिका से निर्मित ऐसा जीव जो एक ही कोशिका से निर्मित है। और जो बहुकोशिक जीव होते हैं, जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो बहुत सारी, है ना, आप कह सकते हैं मैनी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित, ठीक है जी, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित। आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक अकेली कोशिका, अगर एक अकेली कोशिका, उसका स्वतंत्र जीवन यापन नहीं होता, यानी कि वो खुद आधारभूत इकाई नहीं होती, वो खुद संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नहीं होती, तो क्या कभी हम कह पाते सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई? बताओ, कह पाते क्या? नहीं कह पाते। भाई मान लेते हैं कि जिंदा रहने के लिए कम से कम 3 कोशिकाओं की आवश्यकता होती, ऐसा हम मान लेते हैं। लो, मान लिया हमने, क्या माना? कि जिंदा रहने के लिए 3 कोशिकाओं, नहीं, जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम, पूरा उसको लाइन को नहीं कंप्लीट करना है, मैं यहां कह रहा हूं जिंदा रहने के लिए, उधर से आवाज आ रही तेरी कसम, नहीं भाई, जिंदा रहने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि 2, 3, 4, 5 कोशिकाओं की आवश्यकता है मिनिमम। मान लेते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितनी कोशिकाएं हों कि जीव जो है जिंदा रह सके, है ना, उसमें लाइफ रहे, उसका अपना स्वतंत्र जीवन यापन रहे, उसका अपना अस्तित्व रहे। तो ऐसा मान लेते हैं कि 3 कोशिकाओं की आवश्यकता है। आप जानते हैं बेटा कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान है और वो समान कार्य को करती हैं, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक अर्थात टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊतक अर्थात टिश्यू कहते हैं। तो अगर ऐसा होता कि जिंदा रहने के लिए 3 कोशिकाओं की आवश्यकता होती, तो क्या हम कभी कह पाते कोशिका जीवन की इकाई होती है? नहीं कह पाते। फिर हम क्या कहते? फिर हम कहते कि टिश्यू इज द यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ऊतक जीवन की इकाई। और फिर अगर ऐसा होता कि ऊतक जीवन की इकाई होता, तो जो किंगडम मोनेरा है और जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं होता, क्योंकि जो किंगडम मोनेरा के जो जीव हैं, मोनेरा जगत के जो भी जीव हैं, वो सबके सब एक कोशिका के बने हुए हैं, एक कोशिकीय हैं, वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक उसी प्रकार से किंगडम प्रोटिस्टा के जो जीव हैं वो भी सारे के सारे कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं, एक कोशिका के बने हुए हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे आसपास एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। और बेटा अगर हमारे पास एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे आसपास एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ?
कि एक अकेली कोशिका से बना हुआ जो जीव है वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन क्या करेगा, उसको जिंदा रख पाएगा, उसका जो स्वतंत्र जीवन यापन है वो बना रहेगा। ठीक है ना, उसका जो स्वतंत्र जीवन यापन है वो बना रहेगा। ऑल राइट, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो एक कोशिक जीव हैं इनका अपना स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व कह लीजिए, स्वतंत्र जीवन कह लीजिए, यानी कि आप चाहें तो लाइफ कह लें इसे। लाइफ, इनकी अपनी क्या है, लाइफ है। और ये जीवित रहने के लिए सारे आवश्यक कार्य कर लेते हैं। जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सारे आवश्यक कार्य कर लेते हैं। जीवित रहने के लिए सारे आवश्यक कार्य कर लेते हैं। भाई जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है उस जरूरी काम में कोचिंग जाना और पढ़ना नहीं है। जिंदा रहने के लिए जो जरूरी काम है वो क्या है, चलना फिरना हो सकता है, प्रजनन करना बहुत जरूरी है भाई। प्रजनन नहीं होगा तो आगे पीढ़ी कैसे चल पाएगी, स्पीशीज गायब हो जाएगी अगर प्रजनन नहीं होगा। पोषण, न्यूट्रिशन वो बहुत जरूरी है ना, न्यूट्रिशन लेना वो बहुत जरूरी है भाई। कोई भी जीव हो उसके जीवन में दो काम बहुत जरूरी हैं, एक क्या, खाया पिया पचाया, और दूसरा हम दो हमारे दो। भाई जब वो न्यूट्रिशन लेगा, जब वो पोषण लेगा तो उसमें जीव द्रव्य का निर्माण होगा और साथ ही साथ एटीपी के लिए आपको क्या है, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा। और जब जीव द्रव्य का निर्माण होगा, कोशिका बढ़ेगी, डिवाइड होगी, जीवधारी का शरीर बढ़ेगा, मेच्योरिटी आ जाएगी, तो फिर वो प्रजनन कर पाएगा। क्या कर पाएगा, प्रजनन कर पाएगा। तो पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, गमन, ये सब क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एक अकेली कोशिका वो सारे कार्य कर पाती है, तभी तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और तभी तो एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। भाई अगर आप जगत मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा की बात करें, पूरा का पूरा जगत मोनेरा, पूरा किंगडम भाई साहब, पूरा किंगडम, ये कोई एक जीव नहीं है, पूरा किंगडम है। और जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा क्या है भाई साहब, बताइए जरा इसमें। जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा क्या है, सारे के सारे जीव एक कोशिकीय हैं। सारे के सारे जीव कैसे हैं बेटा, एक कोशिकीय हैं। तो कैसे संभव है ये, क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है उसको कर पाते हैं, तभी इनका, इनके अंदर लाइफ है, स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र जीवन यापन है इनका। कोशिका से छोटी कोई भी चीज, सेल से छोटी कोई भी चीज, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उसका अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं होता, याद रखिएगा, उसका अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं होता सेल से छोटी किसी भी चीज का। तो ये हमने बात करी कि जो कोशिका है वो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसमें जो जीव हैं, एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से निर्मित होंगे, बहुकोशिक जीव बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होंगे, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। अगर आप कोशिका की बात करें तो सर्वप्रथम जो कोशिका देखने का कार्य किया, ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 1665 आप याद रख सकते हैं। रॉबर्ट हुक साहब, इन्होंने सर्वप्रथम एक मृत कोशिका देखी। सर्वप्रथम क्या देखा, एक मृत कोशिका देखा भाई, मृत कोशिका, मृत कोशिका देखा, और उस कोशिका को इन्होंने नाम दिया था सेलुला। ठीक है भाई, रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार एक कोशिका देखी, और वो जो कोशिका थी, वो जो कोशिका थी उसको क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया, सेलुला। इन्होंने क्या देखा, कॉर्क जो होता है, कॉर्क है ना, कॉर्क जिससे क्या है आप बॉटल की कैप बनाते हैं, या वो कॉर्क जिससे क्रिकेट की बॉल बनती है। आजकल शू के सोल वगैरह, जूतों के जो सोल होते हैं वो वाला पार्ट भी बनता है। तो कॉर्क के बहुत सारे यूज हैं। तो वैसे एक दिन उसने क्या किया, कॉर्क के छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े किए। रॉबर्ट हुक ने क्या किया बताइए जरा,
रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के ऐसे छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े किए और उसे मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी। क्या दिखाई दी भाई? मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी। आप समझ पा रहे हैं? मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें अंदर कुछ भी जीव द्रव्य नहीं था। अंदर अगर आप देखेंगे तो जीव द्रव्य नहीं है भाई, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, अनुपस्थित है। उन्होंने जो देखा था, क्या देखा था बताइए मुझे? तो आप कहेंगे उन्होंने केवल और केवल कोशिका भित्ति देखी थी, आउटर मोस्ट बाउंड्री देखी थी, कोशिका भित्ति देखी थी, बाहरी आवरण। कोशिका भित्ति अर्थात बाहरी आवरण जो है वो प्रेजेंट था। कोशिका भित्ति अर्थात बाहरी आवरण प्रेजेंट था। ठीक है ना भाई? कोशिका भित्ति अर्थात बाहरी आवरण प्रेजेंट था। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी वो एक डेड सेल थी। कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी, वो एक मृत कोशिका थी। उसके अंदर जीव द्रव्य या ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। जीव द्रव्य या ऐसी कोई भी चीज नहीं थी बेटा, केवल और केवल बाहरी परत थी, बाहरी आवरण था। और वो जो बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति कहेंगे उसे। ये तो बात हो गई मृत सेल की। एनसीईआरटी ने जो आपको लिखा है, कह रहे सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखने का जो कार्य है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखने का जो कार्य है, याद रखिएगा भाई। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने का कार्य किया एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है भाई? सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखने का काम किया एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। और बाद में केंद्रक की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अपन केंद्रक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था भाइयों? केंद्रक खोजा था, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कोशिका क्या है, जीव कैसे कैसे बने होते हैं, इसका एक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किसने पहली बार देखा, क्या देखा, वो हमने इस पेज में पढ़ लिया है। फटाफट से इसको देख लीजिए, 1 मिनट का समय है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, समझो इस चीज को, आगे आ जाओ बेटा। अब अपने को बात करनी है कोशिका सिद्धांत की। ठीक है ना? किसकी बात करनी बताओ जरा। तो अब अपने को बात करनी है कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी की बात करने अपन जा रहे हैं भाई। ठीक है ना? कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। ठीक है ना? कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। चलिए, सेल थ्योरी का प्रतिपादन कैसे हुआ, किसने किया, एक एक करके सारी बातें जानेंगे। पहला वैज्ञानिक जो एनसीईआरटी ने आपको पढ़ाया है उनका नाम बता दीजिए मुझे। मैथियस स्लाइडेन, पहला वैज्ञानिक जो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी ने क्या नाम बताया उनका? मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन। ठीक है? 1838 में इन्होंने कुछ एक बातें अपने को बताई। 1838 में जर्मनी के रहने वाले थे और वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे भाई? जर्मन वनस्पति शास्त्री थे ये, जर्मन वनस्पति शास्त्री।
जर्मन वनस्पति शास्त्री, अर्थात जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने क्या किया था, बॉटनी की पढ़ाई खूब सारी की थी, प्लांट्स के बारे में, प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे थे, बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। तो जो जर्मन वनस्पति शास्त्री हैं मैथियस स्लाइडेन, इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। क्या किया इन्होंने बेटा, बताइए जल्दी से। पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। पादप कोशिकाओं का अध्ययन, पादप कोशिकाओं का अध्ययन। और पादप कोशिकाओं के अध्ययन के बाद, पादप कोशिकाओं के अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि पादप जो हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। पादप जो हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। पादप क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं। और ये क्या करती हैं, जो अलग अलग तरीके की सेल हैं, ये पादप में ऊतक का निर्माण करती हैं। ये हमें बताया स्लाइडेन साहब ने। स्लाइडेन ने बहुत सारे प्लांट्स को देखा, बहुत सारी प्लांट सेल को देखा। और बच्चों, बहुत सारे प्लांट सेल को पढ़ने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद हमें 1838 में यह बताया कि पादपों का शरीर, प्लांट्स का बॉडी बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बनता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनता है। और वो जो सेल हैं वो प्लांट में टिश्यू का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये क्या हो गए, एक टाइप के सेल हो गए, ठीक है ना, यहां पर ये दूसरे टाइप के सेल हो गए, यहां पर ये तीसरे टाइप के सेल हो गए, यहां पर ये चौथे टाइप के सेल हो गए। तो अभी क्या होगा, ये और ये आपस में क्या है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। जैसे मैंने यहां पर 4 प्रकार की कोशिकाएं बना रखी, तो ये सब आपस में क्या है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब ये जो है आपस में मिलके एक ऊतक का निर्माण करेंगी, ये आपस में मिलके दूसरे ऊतक का निर्माण करेंगी, ये आपस में मिलके तीसरे ऊतक का निर्माण करेंगी, और ये आपस में मिलके चौथे ऊतक का निर्माण करेंगे। तो ये सब क्या है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो ऊतक भी बनाती हैं और फिर क्या करती हैं बताइए जरा, प्लांट्स में, ठीक है ना, प्लांट्स में जो उनका शरीर है उसका निर्माण करती हैं, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो इट वाज मैथियस स्लाइडेन हु टोल्ड अस प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में हमें बताया, जर्मनी के रहने वाले थे, ये बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे। इनका कहना था, जब इन्होंने बहुत सारी पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया, तो इनका यह कहना था कि पादप जो है वो, प्लांट जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और ये जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं ये प्लांट में टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। लगभग उसी समय एक और वैज्ञानिक हुए, है ना, और वो भी जोर शोर से ऐसे ही किसी काम में लगे हुए थे। उनका नाम है थियोडोर स्वान। क्या नाम है भाई? थियोडोर स्वान, ठीक है। ईयर याद रखिएगा 1839, यहां पर 1838, यहां पर 1839। थियोडोर स्वान। बच्चों, जो थियोडोर स्वान हैं, थियोडोर स्वान जो हैं वो ब्रिटिश प्राणी शास्त्री थे। क्या थे भाई? ब्रिटिश प्राणी शास्त्री, अर्थात ब्रिटेन के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे। क्या बेटा? ब्रिटेन के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्वान की स्लाइडेन की बातें चल ही रही थी, उसी समय स्वान ने अपनी भी बात रखी। अच्छा, स्वान ने क्या किया था, जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका का भी अध्ययन किया था। जंतु कोशिका व पादप कोशिका का अध्ययन, जंतु कोशिका व पादप कोशिका का अध्ययन। इन्होंने जंतु कोशिका की पढ़ाई की थी और जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका की भी पढ़ाई की थी। ये जो जूलॉजिस्ट हैं भाई साहब, क्या नाम है इनका? थियोडोर स्वान। इन्होंने, ये भले ही जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने केवल और केवल एनिमल सेल की पढ़ाई नहीं की थी, इन्होंने एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट सेल की भी स्टडी की थी।
बहुत सारे एनिमल सेल और बहुत सारे प्लांट सेल को पढ़ने के बाद इन्होंने 3 बातें बताई अपने को। मुख्यतः कितनी बातें बताई बेटा? 3 बातें। बात नंबर 1, क्या बात बताई इन्होंने? कि जंतु कोशिका में एक बाहरी पतली परत पाई जाती है, थिन आउटर लेयर। जंतु कोशिका में एक बाहरी पतली परत पाई जाती है, जो आउटर बाउंड्री है वो थिन लेयर है। अभी आपको समझ में आएगा कि ये बात उन्होंने क्यों बताई, ये भी आपको अगले पॉइंट के बाद समझ में आएगा। ठीक है ना? कि जंतु कोशिका में एक पतली और बाहरी परत पाई जाती है, और ये जो पतली बाहरी परत है, अब उसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, एनिमल सेल में वो जो आउटर मोस्ट लेयर थी, वो जो थिन आउटर लेयर थी, उस थिन आउटर लेयर को स्वान साहब ने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बाहर की एक परत है, और वो जो परत है उसको आज हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं उसे हम। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? कि पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है, पादप कोशिका का लक्षण है ये कि उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। भाई अगर प्लांट सेल नहीं पढ़ते तो ये वाली बात कैसे बता पाते? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है, और ये पादप कोशिका क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है, ये एक स्पेशल फीचर है, ये एक यूनिक फीचर है, ये खास बात है, विशेष बात है प्लांट सेल की। क्या? कि उनमें सेल वॉल पाया जा रहा है, उनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है। मेरे काबिल साथियों, मैं आपको बता दूं, जब स्वान ने ये बात कही थी तब तो सही था ये मामला, जब स्वान ने ये बताया, क्योंकि उस समय हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। उस समय हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस। तो प्लांट और एनिमल ही था। तो स्वान ने यह कह दिया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें, आज के समय में अगर आप देखें, तो आज की तारीख में बैक्टीरिया में सेल वॉल यानी कि किंगडम मोनेरा में सेल वॉल है। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, वो अलग बात। किंगडम प्रोटिस्टा के भी कुछ सदस्यों में क्या है? सेल वॉल है। फंजाई में भी सेल वॉल है, और प्लांटी यानी जो वनस्पति जगत है, पादप कोशिका है, उसमें भी सेल वॉल है। यानी जो हम 5 किंगडम पढ़ते हैं, 5 में से 4 किंगडम ऐसे हैं बेटा, याद रखिएगा। 5 में से 4 किंगडम ऐसे हैं, 5 में से 4 किंगडम ऐसे हैं जहां पर आज सेल वॉल पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था, तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी, ये कह रहे थे कि प्राणियों और पादपों का शरीर, प्राणियों व पादपों का शरीर वो कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बना होता है। कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बना होता है। कोशिका व कोशिका उत्पाद, और ये जो शब्द है ना कोशिका उत्पाद, ये लाइन एक्सप्लेन करता हूं मैं, उससे पहले एक बात समझिएगा। कोशिका व कोशिका उत्पाद, बेसिकली कोशिका उत्पाद का मतलब हो जाएगा ऊतक। अरे भाई साहब, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? कोशिकाएं मिलकर किस चीज का निर्माण करती हैं, बताइए मुझे आप। तो आप कहेंगे सर कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, तो वही तो लिखा है कि जो कोशिका उत्पाद है वो ऊतक हो जाएगा। यानी कि स्वान क्या कह रहे थे कि प्राणियों और पादपों का शरीर, अर्थात जंतु और वनस्पतियों का शरीर, यानी कि प्लांट और एनिमल का शरीर, कोशिका और कोशिका उत्पाद यानी कि कोशिका और ऊतक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका और ऊतक से मिलकर बना होता है। और ये जो है ना, ये प्राणियों और पादपों का शरीर, ये वाला जो पॉइंट है, इसको कहते हैं स्वान की परिकल्पना। स्वान की परिकल्पना।
यही है बेसिकली। अगर आप देखें तो ये कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, यही है स्वान की परिकल्पना। यही है एक तरीके से सेल थ्योरी का हाइपोथेसिस। हालांकि स्वान जो है वो अकेले को खुद को क्रेडिट नहीं देते हैं, वो स्लाइडेन को भी शामिल करते हैं, क्योंकि स्लाइडेन ने अकेले प्लांट के लिए, खाली और खाली प्लांट के लिए 1838 में लगभग वही बात बताई कि जो प्लांट का शरीर है, जो पादपों का शरीर है, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक से मिलकर बनता है। इन्होंने क्या बताया कि जंतु और पादपों का जो शरीर है, प्लांट और एनिमल का जो शरीर है, वो कोशिका और कोशिका उत्पाद अर्थात ऊतक से मिलकर बनता है। तो इसके लिए प्लांट सेल पढ़ा होगा, तभी तो प्लांट के बारे में बता पाए। इन्होंने ये भी बताया कि पादप कोशिका में जो बाहरी परत है वो सेल वॉल है। तो प्लांट कोशिका, पादप सेल पढ़ के ही तो बता पाएंगे ये। और एनिमल सेल पढ़ा तो क्या बताया कि जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में एक बाहरी पतली परत पाई जाती है, और आज हम उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई। इनकी कमी क्या थी? लोगों ने कहा कि ठीक है भाई स्लाइडेन और स्वान, अपने को तुम्हारी बात समझ में आ गई, इनका डिमेरिट क्या था? लोगों ने बहुत तारीफ की, नहीं नहीं भाई बहुत बढ़िया बात बता रहे हो, बहुत बढ़िया बात बता रहे हो मित्रों, ठीक है। बस अब ये बताओ कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। और जब लोगों ने उनसे ये सवाल पूछा तो ये भौचक्के रह गए। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनने कहा नो कमेंट। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था। दे अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेज, दे अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेज। वह यह बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नहीं बता पाए थे ये लोग। कह रहे हमको नहीं आता है। स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा, हमको नहीं आता है भैया, हम नहीं बता पाएंगे, है ना, हमको आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है। ये कौन कह रहा था? स्लाइडन और स्वान कह रहे थे। जब इससे दूसरे वैज्ञानिकों ने और लोगों ने सवाल किया कि अंकल आपने ये तो बहुत बढ़िया बातें बताई, मजा आ गया, कतई स्वाद आ गया भाई साहब, अब ये और बता दीजिए आप, अगर आप इतना कुछ हमें बता रहे हैं तो आप हमें यह और बता दीजिए कि नई कोशिकाओं का, ये जो नई नूतन नवीन कोशिकाएं बनती हैं, न्यू सेल फॉर्म होती हैं, हाउ दे आर अराइजेज, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। एंड दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन। तो फिर अब हमारी कहानी में एक और हीरो आएगा जिसका नाम होता है रोडोल्फ विर्चो। कुछ लोग वर्चू बोलते हैं, कुछ लोग विर्चो बोलते हैं, है ना बेटा, बोलना है नहीं, लिख कर आएगा, आंसर टिक कर देना है। रुडोल्फ वर्चो, रुडोल्फ वर्चो जो है एक रशियन पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजी में काम करते थे, मत याद रखिएगा, बिना मतलब के कंफ्यूजन पालेंगे, ठीक है ना। तो जो रुडोल्फ वर्चू साहब हैं वो है एक रशियन पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजी में काम करते थे, और उन्होंने जो बात बताई उसको कहा जाता है कोशिका लीनिएज सिद्धांत। उनके कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका लीनिएज सिद्धांत। उनके कॉन्सेप्ट को कह दिया जाता है कोशिका लीनिएज सिद्धांत, है ना, कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। बेसिकली लीनिएज का मतलब कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से होता है। तो नई कोशिका का बनना यानी कि कोशिका का रिप्रोडक्शन, नई कोशिका का बनना यानी कि कोशिका का रिप्रोडक्शन, कोशिका का रिप्रोडक्शन। तो यह कहीं ना कहीं कोशिका के रिप्रोडक्शन से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? कोशिका के रिप्रोडक्शन से संबंधित है। और क्या बताया इन्होंने दुनिया को? इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बहुत पॉपुलर लाइन, पता नहीं क्यों नीट वालों को इतनी पसंद है ये, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये जो लाइन है ना उलाला उलाला वाली, कौन सी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका सवाल अक्सर आपसे नीट में बड़ी पॉपुलर, सबको याद होता है, सबको, आपको ही पता होगा, आप अगर पढ़ रहे हैं फिर भी आपको पता होगा, आज ही चैप्टर शुरू हुआ है,
क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी पढ़ रखा है। अरे 11 तो पास हो मालिक, 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, सबको याद होता है। उलाला उलाला, ओमनेस सेलुला ई सेलुला। और ये जो ओमनेस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? ये तो अपनी भाषा में बड़बड़ा गए भाई साहब, अपनी भाषा में तो बड़बड़ा गए, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? तो इसका मतलब होता है कि सभी कोशिकाओं का निर्माण, सभी कोशिकाओं का निर्माण, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इनको आइडिया आया, सही बात मैं आपको बताऊं, इनको आइडिया आया, लेकिन उसका रीजन क्या है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो एक सेल से दो सेल बन जाती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो एक सेल से दो सेल बनती हैं। इसके पीछे का रीजन कोशिका विभाजन होगा, ये रुडोल्फ वर्चू को ठीक से पता भी नहीं था। बस पैथोलॉजी में काम कर रहे थे, उसको लगा कि हाँ भाई ये जो नई सेल बन रही है तो पुरानी वाली सेल से बन रही है। अब वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया जाए, इसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं था मित्रों, कोई आइडिया नहीं था। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा कि कोशिका का विभाजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, और जब विभाजन हो जाता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इनकी जो कमी थी वो इन लोगों ने, मतलब रुडोल्फ वर्चू ने दूर करी। तो फाइनली अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। फाइनली अपन जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है मित्रों, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन किया इसमें रुडोल्फ वर्चू ने, और क्या बताया सुनिए जरा। बात नंबर 1 कि जो भी जीवधारी हैं, जो भी क्या हैं? जीवधारी हैं। जीवधारी मतलब कि पादप और जंतु हैं, पादप व जंतु। उनका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप कहेंगे कोशिका व कोशिका उत्पाद। कोशिका व कोशिका उत्पाद। जंतुओं का और पादपों का जो शरीर है वह कोशिका और कोशिका उत्पाद से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका उत्पाद का क्या मतलब हो जाएगा? ऊतक। कोशिका उत्पाद का क्या मतलब हो जाएगा भाई? टिश्यू हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका, वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। या सीधे सीधे लिख लो, छोटी सी बात, बाकी याद रखना है कि नई कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है? तो ये हमारा कोशिका सिद्धांत, इसमें हमने पहले पढ़ा मैथियस स्लाइडन के बारे में, फिर हमने पढ़ा थियोडोर स्वान के बारे में, फिर हमने कमी पढ़ी, यहां पर जो है ना, कमी के बारे में हमने देख लिया।
तो वो कमी दूर किसने की? रुडोल्फ विर्चो ने की। कब करी? 1855 में। क्या कहा? ओमनेस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? कोशिका लीनिएज सिद्धांत। तो स्लाइडन और स्वान की जो कमी थी, अगर उस कमी को दूर किया जाए, ठीक है ना, और जो सुधार हुआ है उसको जोड़ दिया जाए, तो फिर वो बन जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो ये कि जीवधारी कोई भी लिविंग बीइंग है, ठीक है ना। जीवधारी, जीवधारी का मतलब कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है, ठीक है ना। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, मोनेरन, प्रोटिस्ट, कोई भी। जंतु का मतलब होता है एनिमल। जीव जंतु, जीव में सारे आते हैं, जंतु में केवल एनिमल आता है। जीव मतलब जिसमें जीवन है, जंतु मतलब एनिमल, ठीक है, याद रखिएगा। और नई कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ऐसा किसने बताया था हमें? बता दीजिए जरा। तो ये हमें रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। एक बार फटाफट से देखिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, यहां तक पढ़ लिया आपने। आइए अब मैं आपको पढ़ा देता हूं कोशिका सिद्धांत का अपवाद। अगली चीज क्या हो जाएगी बच्चों? कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। विषाणु, वायरस याद रखेंगे मित्रों आप लोग। विषाणु अर्थात वायरस। क्या बेटा? विषाणु अर्थात वायरस, ये याद रखिएगा। अब देखो, सेल थ्योरी से संबंधित ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सेल थ्योरी से संबंधित क्या होते हैं? बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, अभी आप ना रिकॉर्डिंग को पॉज करके, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करके आंसर करिएगा, फिर देखिएगा आपने सही किया कि नहीं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिया? इसके नीट में पूछे जाने के, जो तीसरा वाला सवाल है, इसके नीट में पूछे जाने के चांसेज है कम। कोशिका लीनिएज सिद्धांत, ठीक है ना, कोशिका लीनिएज सिद्धांत। चौथा, कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किसने किया? कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण, ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में किसका किसका नाम रखें, ठीक है, फटाफट से इसके आंसर करिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? कोशिका लीनियज सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किसने किया? और आधुनिक कोशिका सिद्धांत में किन किन वैज्ञानिकों का नाम लिया जाएगा? फटाफट से आंसर करना है आपको। बच्चों शुरू हो जाओ, फटाफट से आपको आंसर करना है। लिख लिया? कर लिया सबने आंसर?
आइए मैं आपको बता देता हूं। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन व स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान। कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? वो स्वान ने दी थी। ये देखो बताया था ना मैंने, स्वान की परिकल्पना। तो कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? स्वान ने। और स्वान का कौन सा स्टेटमेंट है ये भी याद रखिएगा। स्वान का कौन सा कथन है? स्वान का कौन सा कथन है जिसे कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना कहा जाता है? तो ये वाला कि प्राणियों और पादपों का शरीर कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से मिलकर बना होता है। कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ वर्चो ने, विर्चो भी कह सकते हैं। कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण बदलाव किसने किया? वही ओमिनस सेलुला ई सेलुला कहने वाला रुडोल्फ विर्चो। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन, स्वान तथा वर्चो। स्लाइडेन, स्वान तथा रुडोल्फ विर्चो, याद रखिएगा। आधुनिक, क्योंकि आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है कि जीवधारी का शरीर कोशिका और कोशिका उत्पाद से यानी कि ऊतक से मिलकर बनता है। ये वाली बात बेसिकली कहां से आई? स्लाइडेन और स्वान के कॉन्सेप्ट से आई। ये जो पहली लाइन है कहां से आई? स्लाइडेन और स्वान के कॉन्सेप्ट से आई। और ये जो दूसरी लाइन है ये रुडोल्फ वर्चू के कॉन्सेप्ट से आई। तो इन तीनों का नाम आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको कभी एक आंसर करना पड़े, मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि स्लाइडेन, स्वान तथा वर्चू में से कोई एक आंसर टिक करना पड़े, तो फिर आप आंसर कर सकते हैं वर्चू। क्यों? क्योंकि रूपांतरण का जो काम है वो उसने किया था। रूपांतरण का काम किसने किया था? वर्चू ने किया था। अरे ऐसे समझो, तुम्हारे पापा ने एक घर बनाया। तुम्हारे पापा ने क्या किया? कोई घर बनाया, ठीक है ना। उस घर में उन्होंने क्या किया? मान लेते हैं कि टाइल्स बढ़िया नहीं लगवाए थे और गेट बढ़िया नहीं लगवाया था। तो जब तुमने पैसे कमाना शुरू किया तो तुमने पुराने वाले टाइल्स या पत्थर उखड़ा के बढ़िया इटालियन मार्बल टाइल्स लगवा दिए और शानदार गेट लगा दिया। तो अब जो घर बना है, अब जो घर बना है उसमें तुम्हारे पापा जी का भी कंट्रीब्यूशन है और तुमने जो चेंज करा है तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है। सही है। लेकिन मान लो कोई ऐसा पूछा जाए कि आज ये जो घर दिख रहा है उसमें अगर एक आदमी चुनना हो तो फिर तुम, क्योंकि पापा जी घर का एक बेस बना के चले गए तो तुमने उसको बढ़िया कर दिया, एकदम, है ना, चकाचौंध वाला कर दिया। तो सही बात तो ये है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में आएंगे तीनों नाम। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि तीन में से कोई एक नाम चुनना हो, तब आप स्लाइडेन और स्वान को थोड़ा सा साइड में करेंगे। आपका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। क्या आंसर हो जाएगा भाई, बताइए जरा। तो आपका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। आगे बात समझ? चलो भाई, अब यहीं पर अपने को पढ़ना है कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन। ठीक है ना। कोशिका का समग्र अवलोकन ये पढ़ने जा रहे हैं आप। आपको मुख्यतः यहां पर ऐसी चीजें पढ़नी है कि कोई भी एक कोशिका है, कोई भी एक कोशिका है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, और साथ ही साथ उसमें केंद्रक है कि नहीं है, उसमें केंद्रक है या नहीं है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है या नहीं है, बाहर की परत क्या है। तो इत्यादि चीजें जब आप डिस्कस करते हैं तो वो सब कोशिका के समग्र अवलोकन के अंदर आएगा। अब जैसे अगर आप बात करें प्याज जो है, प्याज, अनियन, प्याज में यानी कि अनियन में जो मूल शीर्ष विभिज्योतक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, मूल शीर्ष विभिज्योतक, मूल शीर्ष विभिज्योतक, रूट एपिकल मेरिस्टेम, या प्याज की कोई भी कोशिका ले लो आप बेसिकली, ठीक है ना,
आप प्याज की कोई भी कोशिका ले लें, मूल शीर्ष बीज तक ले लें या कोई अन्य कोशिका ले लें, कोई चक्कर नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो वहां पर जब आप देखेंगे तो सबसे बाहरी परत क्या होगी? सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर, बताइए मुझे क्या होगी? आप सब जानते हैं कि यह जो प्याज है ये क्या है? पादप कोशिका है, प्लांट सेल है। ये जो प्याज है क्या है? पादप कोशिका है भाई, प्लांट सेल है ये, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। और चूंकि ये पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होता है। क्या होता है भाई? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होता है। तो कह रहे आप प्याज जो है उसकी कोई कोशिका ले लीजिए और उसमें देखिए कि सबसे बाहर की परत क्या है। अच्छा, प्याज क्या है? प्लांट सेल है भाई, और प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है, इसमें तो कोई संशय की बात है ही नहीं। ठीक यहीं पर वो कह रहे हैं कि जो मानव में गाल की कोशिकाएं हैं, मानव में गाल की कोशिकाएं, जैसे आप क्या करो, एक चम्मच ले लो, कोई भी चीज ऐसी, ठीक है ना, और उसको बहुत बहुत आराम से, बहुत डीप भी नहीं करना है, बहुत हार्ड भी नहीं करना है, सॉफ्ट के साथ ऐसे करके कर लो। जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं उतना तेज मत करना भाई, बहुत गंदा छिल जाएगा, दर्द होगा। ऐसे समझो पिघला हुआ घी, उसको आराम से चम्मच से निकालते हैं, तो वैसे ही जो बक्कल स्वेब वगैरह इसको ऐसे क्या करना है, आपको करके निकाल लेना है, तो आपको बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी। और फिर जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसमें जो बाहरी परत है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वह क्या होती है बताइएगा जरा मुझे? वो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो उसमें जो सबसे बाहरी परत है मेरे भाई, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, आप सब जानते हैं कि अगर मानव की बात कर रहा है अर्थात जंतु की बात कर रहा है, यानी कि जंतु कोशिका की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका में जो सबसे बाहर की परत है, बताइए मुझे वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है भाई? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। मानव में जो गाल की कोशिकाएं हैं वहां पर जो सबसे बाहरी परत है, आउटर मोस्ट लेयर है, क्या हो जाएगी भाई जी बताइए? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। यानी कि अगर ये एक एनिमल सेल है और ये दूसरी एनिमल सेल है, तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। कौन कर रहा है इन दोनों को अलग करने का काम? कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर ये क्या है? पादप कोशिका है, और ये भी क्या, एक पादप कोशिका है, तो अंदर पाई जाएगी कोशिका झिल्ली, और इस पादप कोशिका को अलग करने का काम, यानी इनके बीच में क्या उपस्थित है? सबसे बाहर वाली लेयर। और यहां पादप कोशिका में सबसे बाहर की लेयर क्या होती है मित्रों? तो आप कहेंगे सर वो होती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अच्छा, एक दो शब्द और होते हैं, जैसे एक शब्द होता है प्रोटोप्लास्ट, या उसी को कहते हैं जीव द्रव्यक। एक शब्द से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, प्रोटोप्लास्ट, या उसी को हिंदी में कह दिया जाता है जीव द्रव्यक। जीव द्रव्यक, ठीक है ना? प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक क्या होता है? एक पूरी कोशिका है, याद रखिएगा, एक पूरी कोशिका है भाई जी, और उस पूरी कोशिका से आप कोशिका भित्ति को रिमूव कर दीजिए, कोशिका भित्ति को हटा दीजिए। एक पूरी कोशिका है और उस पूरी कोशिका से आप कोशिका भित्ति को हटा दीजिए। एक पूरी कोशिका से आप क्या करिए? कोशिका भित्ति को हटा दीजिए। जैसे आप यहां पर जब देखेंगे तो ये क्या है भाई? ये एक ऐसी कोशिका है
जिसमें बाहर क्या पाया जा रहा है, कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, और फिर अंदर क्या पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली। अब आप क्या करें, किसी प्रयोग के दौरान, एक मिनट भाई, ये इस तरीके से था कुछ, ये बाहर क्या है, सेल वॉल है, और ये अंदर क्या है, मान लेते हैं ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपने क्या करना है, इस सेल वॉल को हटा देना है भाई। तो जब आप क्या करेंगे, सेल वॉल को हटा देंगे, तो अब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, अब ये जो बची हुई संरचना है मित्रों, इस बची हुई संरचना को, इस बचे हुए स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, यानी कि जीव द्रव्यक। टेक्निकली ये उन्हीं कोशिकाओं पर लागू होगा, टेक्निकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं कोशिकाओं पर लागू होगा जहां पर प्राकृतिक तौर पर सेल वॉल पाई जाती है। क्या भाई, जहां पर प्राकृतिक तौर पर सेल वॉल पाई जाती है। जहां पर सेल वॉल नहीं पाई जा रही, जहां पर सेल वॉल नहीं पाई जा रही, उसमें तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा भाई। जब सेल वॉल ही नहीं है तो आप हटाओगे क्या? सही बात है कि नहीं? जब वहां पर सेल वॉल ही नहीं तो आप हटाओगे क्या? तो जो सेल है, एक ऐसी कोशिका जिसमें सेल वॉल है, अब आप उसका सेल वॉल हटा दो, तो वो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, वो जो बची हुई संरचना है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, या फिर जीव द्रव्यक बोलते हैं, जीव द्रव्यक। तो कोशिका भित्ति हटा दी है आपने, लेकिन कोशिका झिल्ली अभी भी है। क्या बेटा? कोशिका झिल्ली अभी भी है, अभी भी है कोशिका झिल्ली। तो आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं बेटा, याद से सुनिएगा, आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है, जो जीव द्रव्यक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, उसमें कोशिका झिल्ली तो होगी ही होगी, है ना? कोशिका झिल्ली होगी भाई उसमें, यह चीज अपने को ध्यान में रखना है। एक और टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म, एक और टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट, और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, अगर आप कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को एक साथ कहें, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किस फ्लूइड की, यहां पर ऐसे समझिएगा जरा। जैसे मान लो बेटा ये क्या है, एक पूरी कोशिका है, कोशिका झिल्ली भी इसमें लगी हुई है, तो यहां पे ये बहुत सारा ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, और फिर इसके अंदर ये केंद्रक है, और भी सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं, यहां पे ऐसे अपन बना लेंगे अभी। इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्रोमेटिन वगैरह, न्यूक्लियोलस वगैरह भी रहेगा। यहां पे आप समझो कि ये क्या है, मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब आपने क्या करना है, ये हटा देना है भाई जी, ये पूरा कोशिका आवरण हट गया। ठीक उसी प्रकार से आप ये केंद्रक आवरण हटा दीजिए। तो ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक द्रव्य, इसको क्या कहते हैं बताइए मुझे? इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसको? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वह प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होती है, ठीक है? लेकिन प्रोटोप्लास्ट का पार्ट होती है कोशिका झिल्ली। चलिए यहां तक फटाफट से देखिए, अभी आगे पढ़ेंगे।
ठीक है भाई, यहां तक हो गया। चलो आगे आ जाओ। यानी कि अगर आप एक कोशिका की बात करें, अगर आप एक कोशिका, अगर आप एक सेल की बात करें, तो उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो होता है कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। दूसरा होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं आप इसे, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा, सेल इनवलप, ये हो जाएगा सेल इनवलप। और फिर यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, केंद्रक होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाभ होगा। ठीक है भाई, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाभ होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा मित्रों, बताइए जरा, केंद्रक, और प्रोकैरियोट में केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड। ये जो कोशिका आवरण है, क्या है, जो कोशिका आवरण है, इसमें अगर आप 5 किंगडम को मिला के देखें तो क्या क्या हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, मोनेरा में आप देखते हैं, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, या फिर कोशिका भित्ति हो सकता है। ठीक है भाई, और या फिर कोशिका झिल्ली हो सकता है। अगर पूरे 5 किंगडम को मिला के देखें तो कहीं कहीं पर जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे अगर आप एनिमल सेल की बात करें, जैसे आप किसकी बात करें बेटा, आप एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली सबसे बाहर, प्लांट में, फंजाई में, कुछ प्रोटिस्ट में सबसे बाहर क्या रहेगा, सेल वॉल। और अगर आप देखें बैक्टीरिया वगैरह में तो सबसे बाहर रहेगा ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर क्या रहेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। जीव द्रव्य जो होता है ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। अर्ध तरल आव्यूह होता है ये, अर्ध तरल, जो पूरी कोशिका को घेर के रखता है, फिर एक तरीके से ये अर्ध तरल है। और ये कोशिकीय जो भी कार्य हैं, जो सेलुलर एक्टिविटी हैं, यानी कोशिका के कार्यों का मुख्य स्थल यही है, कोशिका कार्य का मुख्य स्थल, कोशिका कार्य का जो मुख्य स्थल है वो यही है। इंग्लिश में कह देंगे मेन एरिना ऑफ, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। तो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे क्या हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों ही कोशिकाओं में एक कोलाइडल फ्लूइड अर्ध तरल आव्यूह होता है। और वो जो अर्ध तरल आव्यूह है उसे अपन क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म है, कोशिका में जो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उनका ये क्या है, मुख्य स्थल है, मेन एरिना है। क्या है भाई, मुख्य स्थल अर्थात मेन एरिना। फटाफट से देखिए, 30 सेकंड है, आगे बढ़ेंगे। ये मैं इसलिए हट जाता हूं ना बीच बीच में, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए, वो स्लाइड टू स्लाइड वेरी करता है कि तुम साथ के साथ ही नोट बना सको, नोट्स अपने,
है ना, कहीं पे पॉज करके लिख सको। नहीं तो फिर बार बार अगर मैं हमेशा स्क्रीन के सामने ही रहूंगा तो तुम्हें वीडियो मोड से फिर बार बार नोट्स के मोड में आना पड़ेगा, है ना। कोशिश करें जब लेक्चर को देख रहे हो तभी नोट्स बना लें, मतलब मैं तो यही बोलता हूं बच्चों को। ठीक है, आपका रिकॉर्डेड बैच है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप लेक्चर को देख रहे हो तभी नोट्स बनाएं तो ज्यादा समझ में आता है। एक बार पहले आप 2x 1.5x में लेक्चर देखें, फिर नोट्स पीडीएफ ओपन करके नोट्स बनाएं, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। चलिए आइए, अब ये जो जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये जो जीव द्रव्य है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें कुछ तरल भाग होता है और कुछ ठोस भाग होता है। तरल वाला जो भाग है उसको कहते हैं साइटोसॉल। क्या कहते हैं? साइटोसॉल। और ठोस वाले भाग में आ जाएंगे कोशिकांग। ठीक है भाई, तरल वाले भाग में क्या होता है? साइटोसॉल होता है। तरल वाले भाग में क्या होता है? साइटोसॉल होता है। और ठोस वाले भाग में मुख्यतः क्या है बेटा? कोशिकांग है, कोशिकांग। अब ये जो, अच्छा एक चीज यहां पे समझिए, एक टर्म है साइटोसॉल, दूसरा टर्म है साइटोप्लाज्म, तीसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म और चौथा टर्म है प्रोटोप्लास्ट। ये चार टर्म क्लियर करो आप सबसे पहले। सुनने में देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन टेक्निकल डिफरेंसेज हैं उनमें, थोड़ा थोड़ा तकनीकी विभिन्नताएं हैं, देखते चलिए। प्रोटोप्लास्ट पूरी कोशिका थी जिसमें सेल वॉल पाया जा रहा था, पूरी कोशिका थी जिसमें सेल वॉल पाया जा रहा था। आपने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, वो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, वो जो बची हुई संरचना है, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, एक चीज याद रखिएगा आप, जीव द्रव्य नहीं, इसे अपन क्या करेंगे? कोशिका द्रव्य ही करेंगे। यहां पे क्या लिखा था? हाँ, इसे क्या करो? कोशिका द्रव्य लिखो, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत थी नहीं। कोशिका द्रव्य, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में जहां पे मेनली सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही, वो क्या है? कोशिका द्रव्य है। और ये कोशिका द्रव्य का जो तरल वाला भाग है, ये कोशिका द्रव्य का जो तरल वाला भाग है उसे साइटोसॉल कहेंगे। कोशिका द्रव्य के तरल वाले भाग को, लिक्विड फेज को साइटोसॉल कहा जाएगा। अब भाई जी यहां पर जब आप देखेंगे तो कुछ कोशिकांग होते हैं झिल्ली रहित, झिल्ली रहित। और झिल्ली रहित कोशिकांग का क्या मतलब है? जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या झिल्ली के ऊपर क्या है? वो मेम्ब्रेन एब्सेंट रहे। तो अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो क्या कहेंगे? झिल्ली रहित कोशिकांग। और अगर झिल्ली प्रेजेंट है उसके ऊपर तो कह दिया जाएगा झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। एक क्या है बच्चों? एक है झिल्ली रहित कोशिकांग जिनमें मेम्ब्रेन होती है एब्सेंट, और दूसरे होते हैं झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जिसमें मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट। तो जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल जहां पर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वो झिल्ली रहित कोशिकांग कहे जाएंगे। और ये जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, ये जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, ये झिल्ली आबद्ध कोशिकांग
यहां पे क्या होता है, झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अब अगर आप झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो बेटा एक तो हो जाएगा राइबोसोम, चाहे 70s राइबोसोम हो चाहे 80s राइबोसोम हो, दोनों क्या होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। यानी राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ जंतु कोशिका में पाया जाने वाला तारक काय, या आप कह सकते हैं तारक केंद्र, यानी कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, ये तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल, तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, तो दो सेंट्रियोल जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं वो मिला के एक क्या बनाते हैं, तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो वो जो सेंट्रियोल है, वो जो सेंट्रोसोम है, वो कैसे होते हैं मित्रों, मुझे बता दीजिए। वो झिल्ली रहित होते हैं, उनके ऊपर कोई भी झिल्ली का आवरण या मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, वो भी कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है। जब केंद्रक की डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अब झिल्ली आबद्ध में भी क्या है भाई, दो चीजें हैं। एक है एकल झिल्ली आबद्ध, क्या बेटा, एकल झिल्ली आबद्ध। और एकल झिल्ली आबद्ध का क्या मतलब है कि वहां पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनमें क्या है, वो एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। और कुछ होते हैं दोहरी झिल्ली आबद्ध, दो झिल्लियां पाई जाती हैं, उनका जो आवरण है वो दो मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है जी। अब जैसे अगर आप एकल झिल्ली आबद्ध की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका जानते हो किसे कहते हैं बेटा, अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, साथ ही साथ गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जो है गोल्जी काय, लयन काय जो होता है लाइसोसोम, वेक्यूल यानी कि राजधानी अर्थात रिक्तिका, और इसके अलावा सूक्ष्म काय यानी कि माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म काय यानी कि माइक्रो बॉडीज, अंतःद्रव्यी जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, राजधानी और सूक्ष्म काय, ये जो है ये एकल झिल्ली आबद्ध है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। इनकी जो कवरिंग है वो एक झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली आबद्ध में केंद्रक तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, केंद्रक के अलावा सभी प्रकार के लवक और सूत्र कणिका, सभी प्रकार के लवक यानी कि हरित लवक, वर्डी लवक और अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जितने भी प्रकार के लवक होते हैं, जितने भी प्रकार के लवक होते हैं वो सारे के सारे डबल मेम्ब्रेनस होते हैं मित्रों, याद रखिएगा। जनरली हम याद रखते हैं क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत नहीं है, अधूरा है भाई। केंद्रक के अलावा डबल मेम्ब्रेनस में अपन क्या याद रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तो भाई ये गलत नहीं है, ये सिर्फ अधूरा है। समझ रहे हो आप, हर प्रकार के लवक, चाहे वो वर्डी लवक हो क्रोमोप्लास्ट, चाहे वो अवर्डी लवक हो ल्यूकोप्लास्ट, और चाहे वो हरित लवक हो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, सारे के सारे कैसे होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। और साथ ही साथ जो सूत्र कणिका है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी कैसी है, डबल मेम्ब्रेनस मित्रों, कैसी है, डबल मेम्ब्रेनस। फटाफट से देखिए, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है भाई, यहां तक लिख लिया सबने मित्रों? यहां तक क्लियर है ना सबको? एक बार फटाफट से यहां तक देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। यहां से शुरू किया था, कोशिका मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। सबसे पहली कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखी, लेकिन वो मरी सेल थी, एनसीईआरटी ने तो इनकी बात भी नहीं करी। जो सबसे पहली जीवित कोशिका देखी गई वो एंटोन वॉन लीवनहॉक ने देखी, ठीक है ना। और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। फिर हमने स्लाइडन का कंट्रीब्यूशन देखा, स्वान का कंट्रीब्यूशन देखा, रुडोल्फ विर्चो का कंट्रीब्यूशन देखा। स्लाइडन स्वान की क्या कमी थी वो देखा, उसको किसने दूर किया वो देखा। आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद पढ़ा, किस तरीके से सवाल पूछा जाए तो क्या आंसर करना है। और उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका का समग्र अवलोकन। क्या पढ़ा मित्रों? कोशिका का समग्र अवलोकन पढ़ा, कोशिका का समग्र अवलोकन। ठीक है, कोशिका यानी कि अगर सेल की बात करें तो कोशिका आवरण है, जो कि कहीं पर सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, कहीं पर कोशिका भित्ति, कहीं पर कोशिका झिल्ली हो सकती है। एक अर्ध तरल आव्यूह होता है, आप कह सकते हैं कोलाइडल या सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। कोशिका के जो सारे कार्य हैं, मेन एरिना वही है, मुख्य स्थल वही है। एक डीएनए जिसमें प्रेजेंट हो, एक ऐसी संरचना जहां पर डीएनए प्रेजेंट हो, वो यूकैरियोट में होती है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोट में होता है केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड। अभी पढ़ेंगे इनमें क्या अंतर है। कोशिका द्रव्य के तरल वाले भाग को साइटोसोल कहते हैं, ठोस भाग में कोशिकांग आ जाएंगे। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो झिल्ली रहित होते हैं, वहां पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं पाई जाती। और कुछ कोशिकांग झिल्ली आबद्ध होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल हैं जो एकल झिल्ली आबद्ध हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, घिरे हुए हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज। सभी प्रकार के लवक और सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग, ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो क्या है, दोहरी झिल्ली आबद्ध हैं, दो झिल्लियों से, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे पहले में पढ़ना है कोशिका आकार यानी कि सेल साइज। कोशिका आकार अर्थात सेल साइज। कोशिका आकार यानी कि सेल साइज क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो क्या है बेटा, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनका जो साइज है, उनका जो आकार है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, उनका जो आकार है वह क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है। राइट, उनका आकार कैसा मित्रों, भिन्न भिन्न होता है वो। ठीक है ना। तो सेल साइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके आकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साइज के बारे में। जैसे अगर सबसे पहले आप बात करें विषाणु, विषाणु अर्थात वायरस, तो विषाणु जो होता है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, मियम अर्थात माइक्रोमीटर, 10 के घाते -6, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के घाते -6, इस आकार का होता है, इस साइज का होता है। पीपीएलओ ये होता है 0.1 माइक्रोन का, 0.1 माइक्रोन। पीपीएलओ का पूरा नाम अभी मैं लिख दूंगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया समजीव। माइकोप्लाज्मा, बेसिकली जो पीपीएलओ है वो आप कह सकते हैं सबसे छोटे वाले माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटे वाले माइकोप्लाज्मा वो पीपीएलओ है। ये हो जाएंगे 0.3 माइक्रोमीटर। कितने हो जाएंगे? 0.3 माइक्रोमीटर साइज के हो जाएंगे बेटा, ये 0.3 माइक्रोमीटर साइज के हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए
माइकोप्लाज्मा के बाद अपन बात करते हैं प्रारूपिक जीवाणु की। प्रारूपिक जीवाणु, प्रारूपिक जीवाणु जो होता है वो होता है 1 से 2 माइक्रोन, 1 to 2 माइक्रोन का। प्रारूपिक का मतलब क्या है? मेनली, मुख्यतया, नॉर्मली, यूजुअली, प्रायः, सामान्यतया, मोस्ट ऑफ द, मुख्यतया। तो मुख्यतया जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, मेनली जो आपको देखने को मिलेंगे वो 1 से 2 माइक्रोमीटर के मिलेंगे, है ना, 1 to 2 माइक्रोमीटर। लेकिन जीवाणु कहां तक हो सकते हैं अगर देखा जाए? एनसीईआरटी लिखती है जीवाणु हो सकते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर। यानी मुख्यतया जो जीवाणु हैं वो 1 से 2 माइक्रोन के होते हैं, 1 to 2 माइक्रोमीटर के होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जीवाणु हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो 3 से 5 माइक्रोमीटर के हो। क्या हो बेटा? 3 से 5 माइक्रोमीटर के। फिर अपने को बात करना है आरबीसी के व्यास की। जो लाल रुधिर कोशिका है या जो लाल रुधिर कणिका है, अगर आप उसके व्यास की बात करें अर्थात डायामीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 7.0 माइक्रोन। यानी आरबीसी का जो डायमीटर होता है, आरबीसी का जो व्यास होता है वो 7 माइक्रोन होता है। और फिर हम लोग बात करेंगे प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की। ये सब रटने वाला गेम है भाई, क्योंकि ये डेटा है। तो एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, यानी मुख्यतः जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखी जाती हैं वो 10 से 20 माइक्रोन की होती हैं। यानी अगर जो प्रारूपिक जीवाणु, ध्यान से समझिएगा, प्रारूपिक जीवाणु को अपन क्या मान सकते हैं? अरे बोलो भाई, प्रारूपिक जीवाणु को हम कह सकते हैं कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना, टिपिकल मुख्यतया पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो है 1 से 2 माइक्रोन की। उसका 10 गुना कर दो, 10 गुना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका है, जो एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका है, वो 1 से 2 की जगह क्या हो जाएगा? 10 गुना, यानी 10 से 20 माइक्रोन, 10 से 20 माइक्रोन। यहां पर अगर आप बात करें सिंगल आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कह दिया जाता है मित्रों किसको? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, उसको हम एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल मानते हैं। एक अकेली कोशिका जो एक सबसे बड़ी कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा मानते हैं। अगर कुछ सबसे लंबी कोशिकाओं की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका हम मानते हैं किसको? न्यूरॉन को, या आप कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका को। तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका, उसे माइकोप्लाज्मा कह दिया जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, क्या हो जाएगा मित्रों? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये क्या है? लार्ज, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब आप कहोगे सर वायरस, वायरस का साइज तो इससे छोटा है। बेटा वायरस ना तो पूरी तरीके से लिविंग है और ना ही पूरी तरीके से नॉन लिविंग है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो आपने कहा अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप ये बताओ कि जो पीपीएलओ है ये भी तो 0.1 माइक्रोन का है। बेटा आप ऐसे समझिए कि जो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है वही पीपीएलओ, मैं कह तो रहा हूं। पीपीएलओ किसके अंदर आते हैं? एमएलओ के अंदर आते हैं। वो बहुत भारी ज्ञान, उसको आपकी आवश्यकता, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ, उसी में से एक होता है पीपीएलओ।
ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से समझिएगा, कि लिखा हो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका, उसमें पीपीएलओ भी ऑप्शन में हो और माइकोप्लाज्मा भी ऑप्शन में हो, तब तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पीपीएलओ टिक कर देंगे, क्योंकि हमें साइज पता है उसका। लेकिन इन जनरल जब आप देखेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो उसमें पीपीएल ऑप्शन में नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटा। अगर कभी किसी स्टेटमेंट में, किसी कथन में लिख के आ जाए कि सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, बिल्कुल एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। पढ़ने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कंफ्यूजन कहां आता है, आपको एग्जाम में सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो ये चीज आपने पढ़ ली यहां पर। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि जो पीपीएलओ है उसका पूरा नाम क्या होता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को कह दिया जाएगा, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, प्लूरोनिमोनिया समजीव, प्लूरोनिमोनिया समजीव, प्लूरोनिमोनिया समजीव, ये पीपीएलओ का पूरा नाम होता है। तो आप देखिए, हमने मुख्यतः जो एनसीईआरटी में अपने को दिया गया है, वायरस, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, टिपिकल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है, आरबीसी डायमीटर, एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, उन सबके बारे में यहां पर लिख लिया है। साथ ही साथ हमने पीपीएलओ का जो पूरा नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हमने वो भी पढ़ लिया है। अब हमें कुछ कोशिका के रूप यानी कि आकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ कोशिकाओं के क्या करना है, रूप अर्थात आकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रूप अर्थात आकार। तो यहां पर अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका आकृति, कोशिका आकृति या रूप अर्थात सेल शेप, अर्थात सेल शेप। तो अब यहां पर अपने को जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनका रूप कैसा होता है, यानी कि उनका शेप कैसा होता है। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो टिपिकल सेल उनका शेप पूछ लेता है, यहां पर जो दी गई हैं उनका तो पूछता ही पूछता है। साथ ही साथ अक्सर जो है, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल, उनका पूछ लेता है, या जो पॉलन ग्रेन है, स्फेरिकल गोलाकार होता है, उसका पूछ लेता है ना, आप तो सब जानते ही हैं। तो इसमें अगर अपन आरबीसी की बात करें, आरबीसी, तो आरबीसी जो है वो कैसा होता है बताइएगा जरा मुझे। राउंड एंड बाई कॉनकेव, आरबीसी कैसा होता है, राउंड तथा बाई कॉनकेव, ऐसे याद कर सकते हैं। आरबीसी खुद कहता है कि मैं एक राउंड और बाई कॉनकेव सेल हूं। आरबीसी क्या कहता है, मैं एक राउंड और बाई कॉनकेव सेल हूं। हिंदी में क्या कहेंगे, गोल तथा द्विअवतल, गोल तथा द्विअवतल कह देंगे मित्रों। फिर जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कैसी होती है बेटा, गोल और द्विअवतल। जबकि जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कैसी होती हैं, अमीबॉइड, चूंकि वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं, है ना। तो जैसे अमीबा कोई भी रूप धर लेता है, उसी तरीके से कुछ इनका रहता है, तो कह दिया जाता है अमीबॉइड अर्थात अमीबीकृत, अमीबॉइड अर्थात अमीबीकृत। फिर अगर आप बात करते हैं स्तंभाकार उपकला कोशिका की, ठीक है ना, कॉलमनर एपिथेलियम सेल, स्तंभाकार उपकला कोशिका, तो ये जो स्तंभाकार उपकला कोशिका होती है,
ये कोशिकाएं लंबी और सकरी होती हैं। थिन एंड स्लेंडर कह लीजिए, लॉन्ग एंड नैरो कह लीजिए, तो लंबी और सकरी होती हैं बेटा। अगर आप तंत्रिका कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका, तो बच्चों जो तंत्रिका कोशिका है वो होती है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, यानी कि लंबी तथा शाखित, लंबी तथा शाखित, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अगर आप किसी एक वाहिनिका की बात करें, ट्रैकिड की बात करें, तो वाहिनिका अर्थात ट्रैकिड जो है वो इलोंगेटेड या दीर्घीकृत होती है, इलोंगेटेड, दीर्घीकृत। अगर आप मीजोफिल सेल की बात करें, मध्यवर्ती कोशिकाओं की बात करें, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, मध्य ऊतक कोशिका, मध्यवर्ती कोशिका, तो वो कैसी होती हैं? गोल होती, गोल। ठीक है। जनरली यह देखा जाता है कि जो कोशिकाओं का भिन्न भिन्न रूप है, जनरली बेटा यह देखा जाता है कि कोशिकाओं का जो भिन्न भिन्न रूप है, कोशिकाओं का भिन्न भिन्न रूप, वह उनके कार्य के आधार पर है, कार्य के आधार पर। एनसीईआरटी लिखती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन, स्टेटमेंट बन के आ सकता है क्या, कि कोशिकाओं का ये जो भिन्न भिन्न रूप है ये उनके कार्य के आधार पर है। जैसे एक बहुत आसान सा उदाहरण मैं हमेशा पूछता हूं बच्चों से कि भाई मान लीजिए आपके पास एक रुमाल है, हैंकी है आपके पास एक, और एक क्या है बेटा, आपके पास जो है रजाई है, ब्लैंकेट, कंबल है। दो काम है। एक बार आपको चाय छानना है, आपने चाय बनाई, आपको चाय छानना है, तो चाय छानने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? रजाई, उस ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे, कंबल का इस्तेमाल करेंगे, या जो पतला सा रुमाल है, सूती कपड़ा कोई हो सकता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब दो चार मूर्ख प्रजाति के लोगों के सर छन्ना होता है, अबे छन्ना है ही नहीं भाई, छन्ना नहीं, टूट गया छन्ना। अब बता, मैंने क्या कहा? दो हैं आपके पास, एक रुमाल है, एक रजाई है। चाय छानने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे बताओ? तो चाय छानने के लिए एक सूती कपड़ा, रुमाल का इस्तेमाल करोगे। यानी कि जब चीजों को सिक्रीट कराना होता है, रिलीज कराना होता है, तो वो कोशिकाएं थोड़ा पतली होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लो कहीं पे पानी भर गया है, तो पानी को सोखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? पानी को सोखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? रुमाल का या रजाई का? तो आप कहेंगे रजाई का। यानी जहां पर आपको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कराना होता है, तो क्या है, थोड़ा सा कोशिका का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा रहेगा तो ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो कोशिकाओं के जो विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं वो उनके कार्य के आधार पर होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, आपने क्या किया, उनके रूप के बारे में यहां पर बातें कर ली। ठीक है जी, चलिए पहला दिन है तो मैं आज आपको कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा। आप चाहें तो ये अनसॉल्व पेपर जो है ले सकते हैं 12 सालों का, आप हमारे ATS ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं उसके जो आपको निकट भविष्य में मिलेंगे। पहला लेक्चर था बेटा, यहीं तक रखेंगे। कल के लेक्चर से थोड़ा सा 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।